हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास, हिस्ट्री। तो जैसा कि हम लोगों ने इतिहास में प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ लिया था और आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोग सिंधु सभ्यता पढ़ रहे थे। सिंधु सभ्यता के कुछ स्थलों के बारे में हमने पढ़ा था और कुछ स्थलों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने सिंधु सभ्यता में कौन कौन से स्थल के बारे में पढ़ लिया था। तो पहले हम ये जानते हैं कि सिंधु आखिर ये सभ्यता का नाम सिंधु ही क्यों पड़ा। तो ये सभ्यता जो बसी हुई थी वो सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी और सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ थी उनके किनारे बसी हुई थी, इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा जाता है। और सिंधु सभ्यता की सबसे पहली खुदाई जो हुई थी, सिंधु सभ्यता के सबसे पहली खुदाई हड़प्पा स्थल की हुई थी। सबसे पहली खुदाई जो हुई थी वो हड़प्पा स्थल की खुदाई हुई थी, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कब हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई 1921 में हुई। और किसने करवाई? तो दयाराम साहनी ने करवाई। 1921 ईस्वी में हुई थी और दयाराम साहनी ने करवाई थी इसकी खुदाई। तो हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर है? वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में है और ये रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा जो है वो माउंट गोमरी जिला में पाकिस्तान में और रावी नदी के किनारे स्थित है। तो सबसे पहले एक नज़र डालते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पर कुम्हार की चाक मिली है, श्रमिक आवास मिला है, अन्नागार मिला है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है और लकड़ी की ओखली मिली है, ताबूत और कब्रिस्तान का नाम है RS-37। कब्रिस्तान जो मिला है वहाँ पे उसमें लिखा था RS-37, तो कब्रिस्तान RS-37 मिला है। और यहाँ पे एक सींग का जानवर, स्वास्तिक चिन्ह और हाथी की खोपड़ी की साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं हड़प्पा में। लेकिन हाथी के दांत के साक्ष्य जब हम बात करेंगे तो वो लोथल में मिले हैं। हाथी के दांत के साक्ष्य जो मिले हैं वो लोथल में मिले हैं। तो हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी। हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो में बहुत बड़ा शव का ढेर पाया गया है, मतलब बहुत बड़ा शव का भंडार पाया गया है। और यह जो शव मिला है वो एक टीला के रूप में जो शव मिला है बहुत ज़्यादा पुराना होने के कारण, मिट्टी मतलब ज़मीन में दबे होने के कारण यह एक टीला का रूप ले लिया है, इसीलिए इसे कहा गया है मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो। इसीलिए यहाँ इसका नाम रखा गया है मोहनजोदड़ो। तो यहाँ पर जो शव मिला है बहुत बड़ा शव का भंडार मिला है। वो शव जो थे मतलब व्यवस्थित ढंग से शव का अंतिम संस्कार जो होता है वो व्यवस्थित ढंग से नहीं हुआ था। अंतिम संस्कार एक के ऊपर एक बहुत ढेर सारी लाशें थी, एक के ऊपर एक। और ये इनके जो शरीर थे वो अंग भंग थे, मतलब किसी का हाथ है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का सिर नहीं है, तो अंग भंग कंकाल मिले हैं। तो इससे ये पता लगता है कि यहाँ पर युद्ध जैसी स्थिति थी। और यहाँ बहुत बड़ा युद्ध करते करते लोग मारे गए और बहुत ढेर सारे शव इकट्ठा यहाँ पर पड़े थे। तो मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला है? मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान में पाकिस्तान के लरकाना जिले में है। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई? तो रखालदास बनर्जी ने करवाई थी इसकी खुदाई। और यहाँ पर क्या क्या मिला है? तो यहाँ पर पुरोहित आवास, अन्नागार, स्नानागार, कुआं मिला है। कुआं जो मिला है वो घर के अंदर मिला है। और चौड़ी सड़क मिली है। कपास का भी यहाँ पे साक्ष्य मिलता है। चौड़ी सड़क मिली है। सभागार, पशुपति की मूर्ति मिली है। नृत्य यहाँ पे नृत्य का भी साक्ष्य मिला है। और यहाँ पे नर्तकी जो मिली है वो नर्तकी की मूर्ति जो थी वो कांस्य की मूर्ति थी।
बहुत बड़ा तांबे का यहाँ पर ढेर मिला है, तांबे का ढेर मिला है, क्योंकि तांबा इस समय प्रयोग में नहीं लाया जाता था। इस समय के जो लोग थे, वो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, वो कांस्य का प्रयोग करने लगे थे, तो तांबा कहीं पर यूज नहीं होता था, तो इसीलिए वो बहुत बड़ा ढेर के रूप में मिला है। तो अब हम देखेंगे चन्हूदड़ो जो है वो एक ऐसा एक मात्र शहर है चन्हूदड़ो जो दुर्ग रहित है। बाकी जो भी सिंधु सभ्यता के स्थल पाए गए हैं वो सभी दुर्ग सहित हैं। दुर्ग सहित कहने का मतलब है सभी दुर्ग के अंदर व्यवस्थित थे, सभी दुर्ग के अंदर व्यवस्थित थे। लेकिन चन्हूदड़ो एकमात्र ऐसा शहर था जो दुर्ग रहित था, जिसमें दुर्ग नहीं पाया गया है। चन्हूदड़ो में मेकअप का सामान मिला है, जैसे काजल, लिपस्टिक, गुड़िया, अलंकृत ईंट, जो ईंटें मिली हैं वो भी अलंकृत मिले हैं। मनके जो मिले हैं वो भी अलंकृत मिले हैं। वहाँ पर मनकों में, ईंटों में भी डिजाइन बनाई जाती है। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है वो ये है कि यहाँ बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला है, यानी कि बिल्ली और कुत्ते का पंजा का निशान मिला है, पैर के निशान मिला है। यहाँ पर गुड़िया भी मिली है, गुड़िया जिससे खेला जाता है वो गुड़िया भी यहाँ पर मिली है। तो चन्हूदड़ो कहाँ है? तो चन्हूदड़ो भी पाकिस्तान में ही है, चन्हूदड़ो भी पाकिस्तान में ही है। पाकिस्तान में नाना साहब स्थान में पाकिस्तान में है, और इसकी खुदाई गोपाल मजूमदार ने करवाई थी। और यह भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और अब हम चलते हैं धौलावीरा। अब हम चलते हैं गुजरात में, भारत में गुजरात के धौलावीरा की बात करेंगे। गुजरात के धौलावीरा की बात करेंगे तो जो धौलावीरा है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये भारत का मानचित्र देख रहे हैं, ये है भारत का मानचित्र। और यहाँ पर है, हमने ये गुजरात जो है उसका एक पार्ट ले लिया है और बड़ा करके दिखाया, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा देखने में दिक्कत होती है आप लोगों को, इसलिए यहाँ पर हमने धौलावीरा लिया है। और ये जो धौलावीरा है इसका काफ़ी हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में चला गया है, काफ़ी हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है, लेकिन कुछ हिस्सा गुजरात में है। तो धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है सफ़ेद कुआं। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। तो इसकी खुदाई किसने करवाई? इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने करवाई थी, इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने करवाई थी। और यहाँ पर ये जो धौलावीरा है ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता था, माना जाता है नहीं, माना जाता था, क्योंकि सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा माना जाता था पहले। लेकिन अभी हाल ही में एक स्थान की खोज हुई है, राखी गढ़ी, जो हरियाणा में मिला है। राखी गढ़ी हरियाणा में मिला है और वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल की जब हम बात करें तो वो राखी गढ़ी है। और दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा था धौलावीरा, वो अब दूसरे नंबर पर आ गया है। तो सबसे बड़े स्थल की जब हम बात करेंगे, शहरी और ग्रामीण की बात नहीं, पूरे ओवरऑल सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल तो वो है राखी गढ़ी। और दूसरे नंबर पर है धौलावीरा, तीसरे नंबर पर है सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो। लेकिन जब शहरी स्थान की बात करेंगे कि सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा शहर कौन सा था, तो पहले नंबर पर मोहनजोदड़ो की बात आती है। तो अब हम बात करेंगे सुतकोदड़ा। यहाँ पर घोड़े के कंकाल मिले हैं, घोड़े के कंकाल मिले हैं। इसका मतलब है कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो घोड़े से परिचित थे, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं करते थे, क्योंकि यदि ये लोग परिचित ना होते तो यहाँ पर घोड़े का शव या घोड़े का कंकाल कैसे मिलता। तो हम ये कह सकते हैं कि ये लोग घोड़े से परिचित थे, लेकिन घोड़े का उपयोग बहुत ज़्यादा नहीं करते थे। और एक चीज़ सुतकोदड़ा में मिली है, कलश समाधान। एक चीज़ है सुतकोदड़ा में मिली है, कलश समाधान। तो कलश समाधान का मतलब होता है कि वहाँ के जो लोग होते थे वो मतलब गगरी, कलश में भरकर लोगों को भी दफनाए जाते थे।
एक स्थान है गुजरात में रंगपुर, यहाँ आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे रंगपुर। तो रंगपुर में धान की भूसी मिली है, रंगपुर में धान की भूसी मिली है, रंगपुर में धान की भूसी मिली है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता में चावल का जो साक्ष्य मिला है वो रंगपुर से मिला है। सिंधु सभ्यता में चावल का साक्ष्य रंगपुर में मिला है। तो अब हम लोथल की बात करेंगे। तो लोथल ऐसा एक शहर था गुजरात का, जो लोथल है वो सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा शहर था जो व्यापारिक शहर था। मतलब यहाँ के जो व्यापार होते थे वो विदेशों में होते थे, लोथल से विदेशों में व्यापार होते थे। इसका बहुत बड़ा प्रमाण भी हमें मिला है जो अभी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ लोथल से व्यापार होता था फारस में, लोथल से व्यापार होता था फारस में। फारस जो वर्तमान में जिसे हम ईरान के नाम से जानते हैं, पहले ईरान को फारस कहा जाता था। तो लोथल से फारस में व्यापार होते थे और फारस से लोथल में व्यापार होते थे। लोथल में एक गोदीवाड़ा मिला है, लोथल में गोदीवाड़ा मिला है, लोथल में गोदीवाड़ा मिला है। जैसे ये लोथल भोगवा नदी के किनारे है, लोथल भोगवा नदी के तट पर है और यह गुजरात में स्थित है। लोथल में क्या होता था, विदेशी व्यापार होते थे, विदेशी व्यापार होते थे। लोथल से इसका साक्ष्य मिला है कि फारस से व्यापार होते थे और फारस इसका साक्ष्य किस प्रकार मिला है। तो फारस की जो मोहर थी, फारस की मोहर लोथल के बंदरगाह में मिली है, फारस की मोहर जो थी वो लोथल के बंदरगाह में मिली है। और सिंधु सभ्यता की जो मोहर थी वो फारस के बंदरगाह में मिली है, सिंधु सभ्यता की जो मोहर थी वो फारस के बंदरगाह में मिली है। तो सिंधु सभ्यता की जो मोहर थी वो फारस में जो मिली है मोहर, उसमें किस जानवर का चित्र अंकन किया गया है, उसमें किस जानवर का चित्र अंकन किया गया है। तो एक श्रृंग जानवर का चित्र अंकन किया गया है। यह जो जानवर था एक श्रृंग जानवर, यह बैल की तरह दिखता था, यह आकार इसका जो था वो बैल की तरह था, लेकिन बैल के पास चूंकि 2 सींग होते हैं, लेकिन ये जो जानवर था उसके पास केवल 1 सींग थी। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये बैल है, लेकिन बैल की ही तरह इसकी भी बनावट थी, बैल की ही तरह इसकी भी संरचना थी, लेकिन बैल के पास 2 सींग होती है और इसके पास 1 सींग होती है। इसीलिए इसका नाम रखा गया था कि एक श्रृंग जानवर। इसका नाम क्या है, उस समय जब खुदाई हुई थी तो लोगों को नाम नहीं पता था, लेकिन उसका नाम एक श्रृंग जानवर रख दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा जो सिंधु सभ्यता की जो मोहरें मिली हैं उस पर सबसे ज़्यादा यदि अंकन की बात करें, क्वेश्चन ये पूछा भी जाता है कि सबसे ज़्यादा मोहरों ये लोग सबसे ज़्यादा किसका यूज करते थे, तो एक श्रृंग जानवर का यूज करते थे। और सबसे ज़्यादा मोहरों पर किसका अंकन मिला, किसका चित्र अंकन मिला, तो वो है एक श्रृंग जानवर का, वो है एक श्रृंग जानवर का। और लोथल में एक बहुत बड़ा गोदीवाड़ा मिला है, लोथल में एक बहुत बड़ा गोदीवाड़ा मिला है। गोदीवाड़ा का मतलब होता है पत्तन, जैसे सी पोर्ट, बंदरगाह। यहाँ पर युगल समाधान भी मिला है। युगल समाधान यहाँ पर जो मिला है वो सती प्रथा का संकेत करता है। जो यहाँ पर युगल समाधान मिला है वो सती प्रथा का संकेत करता है। लेकिन यदि यहाँ पर सती प्रथा जैसा प्रचलन होता तो यहाँ पर कई समाधान मिलते, ऐसे कई साक्ष्य मिलते युगल समाधान के, लेकिन बहुत ज़्यादा युगल समाधान के साक्ष्य नहीं मिले हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा युगल समाधान के साक्ष्य नहीं देखने को मिले हैं। 2 ही 4 समाधान ऐसे मिले हैं जो युगल समाधान थे। तो हम इसको एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते कि यहाँ पर सती प्रथा स्टार्ट हो गई थी, लेकिन यह जो युगल समाधान मिला है यह सती प्रथा की ओर इशारा करता है।
यहाँ पर कब्रिस्तान मिला है, यहाँ पर कब्रिस्तान मिला है। तो जो कब्रिस्तान भी मिले हैं, यहाँ पर युगल सावधान भी मिले हैं। कब्रिस्तान का मतलब यहाँ पर दफनाए जाते थे लोग, यहाँ पर दफनाए जाते थे। और कलश सावधान मिला है, कलश सावधान, कलश सावधान एक जगह और मिला है, तो वो है सुतकोदड़ा, सुतकोदड़ा, सुतकोटदा, वहाँ भी कलश सावधान मिला है। और लोथल में भी कलश सावधान मिला है। तो कलश सावधान का मतलब होता है गगरी, मतलब कलश, जो मिट्टी के गगरी या कलश बनते थे, उसमें लोगों को जब लोग ख़त्म हो जाते थे, मृत्यु हो जाती थी, उसमें भर करके दफना देते थे, तो इसे कहते हैं कलश सावधान। और यहाँ पर जलाने का भी साक्ष्य मिला है, जलाने का भी साक्ष्य मिला है, जलाने की भी प्रथा थी। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हर एक धर्म के लोग रहते थे। जैसे यहाँ पर युगल सावधान मिला, कलश सावधान मिला, दफनाने की भी प्रथा थी, जलाने की भी प्रथा थी। तो यहाँ एकमात्र यह शहर था लोथल, जहाँ पर हर एक धर्म के लोग रहते थे, जहाँ पर हर एक धर्म के लोग रहते थे। और एग्जाम्पल के रूप में हम वर्तमान में ले सकते हैं दिल्ली शहर। दिल्ली शहर जो है, वहाँ पे हर एक तरह के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू भी हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई भी हैं, जैन लोग भी हैं और बौद्ध लोग भी हैं। तो यहाँ पर हर एक धर्म के लोग रहते हैं और हर एक प्रकार, हर एक धर्म के जो संस्कार, रीति रिवाज होते हैं, वो वहाँ पर देखे जाते हैं। तो दिल्ली में वहाँ कब्रिस्तान भी मिलेगी और जो जलाने का शमशान घाट होता है वो भी मिलेगा। तो यहाँ दिल्ली में भी कई प्रकार के शव के साक्ष्य मिलेंगे। तो इसी प्रकार ये लोथल एक शहर था, लोथल सिंधु सभ्यता का लोथल एक शहर था। यहाँ पर प्रत्येक हर धर्म के लोग रहते थे और हर प्रकार के शव, हर प्रकार के अंतिम संस्कार मिले हैं यहाँ पर साक्ष्य। तो लोथल में मिला है हाथी का दांत, लोथल में हाथी के दांत मिले हैं। जी हाँ, हाथी के दांत की जब हम बात करते हैं तो वो लोथल से प्राप्त हुआ है, लेकिन हाथी के कंकाल की बात करें तो वो हड़प्पा से हमें मिला है। तो यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज एकदम मत होइएगा कि हाथी के दांत, जो हाथी का दांत मिला है वो लोथल से मिला है, और हाथी के जब हम कंकाल की बात करेंगे तो वो हड़प्पा से मिला है, हड़प्पा से मिला है। तो धौलावीरा, धौलावीरा, धौलावीरा की खुदाई रविंद्र सिंह ने की है, रविंद्र सिंह ने। और धौलावीरा गुजरात में है, धौलावीरा वर्तमान में गुजरात में स्थित है। यह दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, यह सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। तो पहले धौलावीरा ही सबसे बड़ा स्थल माना जाता था, लेकिन राखी गढ़ी, हरियाणा में राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी की जब खोज हुई उसके बाद से धौलावीरा दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा शहर माना जाने लगा। सुतकोटदा, यहाँ पर घोड़े का कंकाल मिला है और कलश सावधान मिला है, घोड़े का कंकाल और कलश सावधान। तो रंगपुर, रंगपुर ये भी गुजरात में ही है, रंगपुर, यहाँ पर धान की भूसी मिली है, यहाँ पर धान की भूसी मिली है। तो ये हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता में जो चावल का साक्ष्य मिला है वो रंगपुर से मिला है, जो चावल का साक्ष्य मिला है वो रंगपुर से मिला है। तो अब हम बात करेंगे बनावली की, अब हम बात करेंगे बनावली की। तो बनावली कहाँ है? हरियाणा में है, बनावली जो है वो हरियाणा में है, बनावली हरियाणा में है और यह रंगोई नदी तट पर है। बनावली हरियाणा में है और रंगोई नदी तट पे है। तो हम सबसे पहले मैप देख लेते हैं। बनावली यहाँ पर है, जैसे ये देख रहे हैं आप लोग, बनावली है। ये हमने भारत का मानचित्र लिया है और इसका ये हिस्सा जो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये है, अलग से हमने रखा है यहाँ पर। तो जो बनावली है वो कहाँ पर स्थित था? तो बनावली हरियाणा में स्थित था। और किस नदी के तट पर स्थित था बनावली? तो रंगोई नदी के तट पर स्थित था। बनावली हरियाणा में स्थित है और रंगोई नदी के तट पर स्थित है। और राखी गढ़ी की बात करें तो राखी गढ़ी भी हरियाणा में ही स्थित है, जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इस वर्तमान में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है।
तो ये बनावली की हम बात करेंगे। अब बनावली जो है वो हरियाणा में स्थित है और यहाँ पर रंगोई नदी तट है। रंगोई नदी तट के किनारे बनावली स्थित है। इसकी खुदाई किसने की? तो रविंद्र सिंह ने इसकी खुदाई करवाई थी। रविंद्र सिंह ने बनावली की खुदाई करवाई थी। यहाँ की जो सड़कें थी वो टेढ़ी मेढ़ी थी। यहाँ की जो सड़कें थी वो टेढ़ी मेढ़ी थी। तो और जगहों की अगर हम सड़कों की बात करें तो वहाँ पे जो सड़कें थी वो एकदम सीधी थी। अन्य जगहों की जब सिंधु सभ्यता की सड़कों की बात करते हैं तो वहाँ पे जो सड़कें थी एकदम स्ट्रेट थी। जैसे सड़कें एकदम स्ट्रेट थी, ऐसे ये सड़कें जा रही हैं और जो दूसरी सड़क आती थी वो एकदम समकोण पर काटती थी। दूसरी सड़क जो आती थी वो समकोण पर काटती थी। लेकिन बनावली की अगर हम सड़क की बात करें तो बनावली की सड़क ऐसे टेढ़ी मेढ़ी थी। वो कहाँ से मुड़ रही है और कहाँ जा रही है इसका कोई मतलब सुव्यवस्थित ढंग से बनाया नहीं गया था। लेकिन अन्य शहरों की जब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता में, अन्य शहर जो थे वो वहाँ के सब जगह की सड़कें जो थी वो समकोण पर एक दूसरे को काटती थी, समकोण पर। तो यहाँ सिंधु सभ्यता बनावली में नाली नहीं मिली है। बनावली में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे नाली भी नहीं मिली है। बनावली में यहाँ पे नाली भी नहीं मिली है। नाली की जगह यहाँ पर सोख्ता मिला है। सोख्ता का मतलब होता है कि वहाँ पर जैसे अभी भी लोग सोख्ता बनवाते हैं, दीवार बनवाते हैं। तो दीवार को जैसे किसी ने बनवाया, सोख्ता बनवाया, तो वो क्या किया कि टंकी ऐसे जो टंकी होती है सोख्ता वाली, वो ऐसे ईंट की जोड़ाई करवा के, और उसमें प्लास्टर नहीं करवाते लोग, उसको क्या करते हैं जो ईंट की जोड़ाई होती थी करवाते हैं तो उसमें छोटी छोटी जालियां कटवा देते हैं। छोटी छोटी जालियां कटवाने से क्या होगा कि यहाँ पे जो पानी गिरेगा, सोख्ता में जो पानी गिरेगा वो पानी जो होगा वो मिट्टी सोखता जाएगा। इसी को सोख्ता कहा गया है। तो बनावली में सोख्ता मिला है। जबकि अन्य शहर, सिंधु सभ्यता के अन्य शहरों की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे सोख्ता देखने को नहीं मिला है। अन्य शहरों में नालियाँ मिली हैं। रोड के किनारे किनारे यहाँ पर नालियाँ मिलती थी। जैसे यहाँ रोड बनी है तो यहाँ इसके किनारे ऐसे नालियाँ बनी होती थी और वो नालियाँ सुव्यवस्थित तरीके से बनी होती थी। मतलब ये नालियाँ ढकी होती थी और ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक होता था। अंडरग्राउंड मतलब सड़क के नीचे नीचे जाता था, ये ऊपर से ओपन नहीं रहता था। और जब नालियों में कभी दिक्कत होती थी तो यहाँ पर ऐसे गोले गोले बनाए जाते थे जिससे नालियों में सफाई वगैरह की जाती थी। तो टेराकोटा, बनावली में टेराकोटा का सिक्का मिला है। टेराकोटा मतलब होता है मिट्टी का। बनावली में मिट्टी का सिक्का मिला है, टेराकोटा का सिक्का मिला है। और टेराकोटा का हल मिला है। टेराकोटा का हल मिला है मतलब मिट्टी का यहाँ पे हल भी मिला है। तो हम राखी गढ़ी की बात करेंगे तो राखी गढ़ी जो है वो हरियाणा में है और यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। राखी गढ़ी हरियाणा में है और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है रोपड़। अब हम रोपड़ की बात करेंगे। तो रोपड़ जो है वो पंजाब में स्थित है। रोपड़ जो है वो पंजाब में स्थित है। रोपड़ जो है वो पंजाब में स्थित है और किस नदी के किनारे स्थित है? तो सतलुज नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ पंजाब में स्थित है और सतलुज नदी के किनारे स्थित है। और इसकी खुदाई की जब हम बात करेंगे, इसकी खुदाई किसने करवाई थी? तो इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने करवाई थी जी। रोपड़ पंजाब में है और सतलज नदी के किनारे स्थित है। सतलज नदी के किनारे स्थित है। इसकी खुदाई जो है वो यज्ञदत्त शर्मा ने करवाई थी। रोपड़ की खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने करवाई थी। और यहाँ पर एक साक्ष्य मिला है जो है आदमी के साथ यहाँ पर कुत्ते भी दफनाए जाते थे। ऐसा ही एक साक्ष्य और मिला है जो है पाषाण काल में मिला है हमें, नवपाषाण काल में। प्रागैतिहासिक काल के नवपाषाण काल में एक स्थान था कश्मीर का बुर्ज होम। याद करिए आप लोग कि कश्मीर का बुर्ज होम जो स्थान था वहाँ भी
गर्त आवास और आदमी के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला था। तो जब हम पाषाण काल में बात करेंगे तो वहाँ नव पाषाण काल में हमें ऐसा साक्ष्य देखा गया कि वहाँ आदमी के साथ भी कुत्ते दफनाए जाते थे। लेकिन जब हम सिंधु सभ्यता की बात करेंगे तो हमें रोपण में ये साक्ष्य देखने को मिला है कि आदमी के साथ यहाँ कुत्ते भी दफनाए जाते थे। अब हम बात करेंगे कालीबंगा की। कालीबंगा, तो सबसे पहले हम मानचित्र में देख लेते हैं कि कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो कालीबंगा ये आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे है कालीबंगा। कालीबंगा ये है जो वर्तमान में राजस्थान में है। यहाँ राजस्थान में कालीबंगा है, राजस्थान में कालीबंगा है। और रोपड़ की बात करें तो ये रोपड़ पंजाब में है, यहाँ पर है रोपड़ पंजाब में। तो कालीबंगा से क्या क्या साक्ष्य मिला है और कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है और यहाँ पर कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली रंग की चूड़ी। कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो काली रंग की चूड़ी होता है। और इसकी खुदाई किसने किसने करवाई। तो इसकी खुदाई जो है वो बीके थापड़ ने, इसकी खुदाई बीके थापड़ और बीबी लाल ने करवाई थी। इसकी खुदाई बीके थापड़ और बीबी लाल ने करवाई थी। कालीबंगा में क्या क्या मिले हैं। तो यहाँ पर चूड़ी मिली है और जूते हुए हल से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। हल से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है और कर्मकांड यहाँ पर कर्मकांड का साक्ष्य मिलता है और यज्ञ आदि यहाँ पे होता था। तो कर्मकांड की जब हम बात करेंगे तो कर्मकांड क्या होता है, जैसे जहाँ पर यज्ञ वगैरह होते हैं, जहाँ पर पूजा होती है, या ये जो कर्मकांड होते हैं ये सब कर्मकांड कहे जाते हैं। तो यहाँ पर कालीबंगा में ही कर्मकांड का साक्ष्य मिलता है, यज्ञ का साक्ष्य मिलता है और जूता हुआ खेत का साक्ष्य मिलता है। कालीबंगा में चूड़ी का साक्ष्य मिलता है और इसकी खुदाई किसने किसने करवाई। तो बीके थापड़ और बीबी लाल ने इसकी खुदाई करवाई थी। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली रंग की चूड़ी और ये कहाँ पे मिला है। तो राजस्थान में ये मिला है। कहाँ पे ये मिला है। तो राजस्थान में मिला है। तो अब हम ये सिंधु सभ्यता को हमने अब पढ़ लिया है तो हम थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद कल हम पढ़ेंगे, अगले दिन हम पढ़ेंगे मृदभांड। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मृदभांड और अभी सिंधु सभ्यता के बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। और हाँ, यदि यहाँ पर ये पूछा जाए सिंधु सभ्यता में कच्ची ईंट का प्रयोग हुआ था, सिंधु सभ्यता के जो मकान कला स्थापत्य थे, जो मकान का निर्माण हुआ था, वहाँ पर कच्ची ईंट का प्रयोग हुआ था या पक्की ईंट का प्रयोग हुआ था। तो यहाँ पर पक्की ईंट का प्रयोग हुआ था। सिंधु सभ्यता में पक्की ईंट का प्रयोग हुआ था, क्योंकि यदि कच्ची ईंट का प्रयोग हुआ होता तो उसका साक्ष्य हमें ना मिल पाता। इतने वर्षों के बाद खुदाई जब होती तो कच्ची ईंटें जो थी वो सही सलामत ना रहती, मतलब खुदाई के साथ ही वो निकल जाती और इसका हमें मतलब स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलता कि यहाँ पर स्नानागार थे, अन्नागार थे और किस प्रकार के कमरे बनाए गए थे, सीढ़ी थी, यहाँ पर हमें इसका साक्ष्य नहीं मिलता। तो सिंधु सभ्यता में पक्की ईंट का प्रयोग किया गया था और यहाँ पे गाय से, यहाँ के जो लोग थे वो गाय से परिचित नहीं थे, यहाँ के जो लोग थे वो गाय के से परिचित नहीं थे। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग गाय से परिचित थे या नहीं थे। सिंधु सभ्यता की जो मोहरें थी वहाँ पर गाय का, शेर का चित्र अंकन किया गया था कि नहीं किया गया था। तो यहाँ के लोग गाय से परिचित नहीं थे और शेर का चित्र भी अंकन नहीं किया गया था। यहाँ की मोहरों पर गाय का भी चित्र अंकन नहीं किया गया था। सबसे ज़्यादा आखिर यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो गाय को लेकर पूछा जाता है। तो गाय को ही क्यों लेकर पूछा जाता है। तो सिंधु सभ्यता के बाद जस्ट वैदिक काल की शुरुआत होती है। सिंधु सभ्यता के बाद जस्ट वैदिक काल की शुरुआत होती है और वैदिक काल में सबसे ज़्यादा जो महत्व है वो गाय का महत्व है। वैदिक काल में सबसे ज़्यादा जो महत्व है वो गाय का महत्व है। तो वैदिक काल में क्या होता था, जो लोग होते थे वो
मतलब जो ग्रामीण के लोग होते थे वो अपने राजा का चुनाव किस स्तर पर करते थे, तो वहाँ के जो लोग होते थे वो राजा का चुनाव सामाजिक आर्थिक मतलब व्यवस्था के आधार पर नहीं करते थे, वहाँ सुधार के आधार पर नहीं करते थे, काम के आधार पर नहीं करते थे। उन्हें ये लगता था कि सबसे महत्वपूर्ण जो है वो गाय है, और बहुत ज़्यादा गाय को इम्पोर्टेंस दिया गया था। वहाँ पर वो लोग इस तरह के राजा को चुनाव करते थे जो, जैसे किसी की गाय खो जाती थी तो वो क्या करते थे, जो गाय को खोजेगा, जो राजा जो गाय को खोज कर ला के देगा, उसी को राजा का चुनाव करते थे। ऐसे लोगों को राजा का चुनाव करते थे। तो वैदिक काल में इतना ज़्यादा मतलब गाय को इम्पोर्टेंस दिया गया था। जिसकी गाय खो जाती थी तो वो राजा उसकी गाय खोज कर ला के देता था। तो इसीलिए उसके जस्ट अपोजिट मतलब सिंधु सभ्यता के बाद जस्ट ही शुरू होता है वैदिक काल, और वहाँ पर गाय का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। लेकिन जब हम सिंधु सभ्यता की बात करते हैं तो वहाँ पर गाय का मतलब नाम ही नहीं लिया गया कहीं, वो लोग गाय से परिचित ही नहीं थे। इसीलिए सबसे ज़्यादा सिंधु सभ्यता से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि गाय से, यहाँ के लोग गाय से परिचित थे या नहीं, गाय का चित्र अंकन किया गया था कि नहीं मोहरों पर। तो और एक बात है, यहाँ पर जो बटखरे मिले हैं मतलब बाँट मिले हैं, जिससे माप तौल की सुविधा होती थी। जैसे हम लोग आज क्या होता है 25 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, तो कई तरह के बटखरे उपलब्ध होते हैं, कई तरह के बाट उपलब्ध होते हैं। लेकिन उस समय क्या था, 16 किलो का बाट उपलब्ध था, केवल 16 किलो का। और अगर किसी को 16 किलो से कम कोई सामान खरीदना है तो उसको बहुत प्रॉब्लम होती थी, 16 किलो से कम वो सामान नहीं ले सकता। सबसे जो छोटा माप था वो 16 किलो था, और 16 किलो से आप ले सकते हैं, अधिक ले सकते हैं। जैसे 16 किलो के गुणज में यहाँ पर बाट उपलब्ध थे, गुणज में। तो गुणज की बात करें तो यहाँ 32 किलो के बाट थे, और 48 किलो, 64 किलो, 80 किलो, लेकिन 16 किलो से कम यहाँ पर बाट उपलब्ध नहीं थे। यहाँ पर 16 किलो से कम बाट उपलब्ध नहीं थे। तो अगली क्लास में हम लोग मृदभांड पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं बस 2 मिनट में फटाफट। यहाँ लोथल जो गुजरात का सबसे विख्यात प्रसिद्ध शहर है लोथल। सिंधु सभ्यता का सबसे विदेशी व्यापार यहीं से लोथल से विदेशी व्यापार होता था, जिसका बहुत बड़ा साक्ष्य हमें मिला है कि फारस में सिंधु सभ्यता की मुहर मिली है। और यहाँ लोथल में जो गोदीवाड़ा था, जो बंदरगाह था, वहाँ पे फारस की मोहर मिली है। और लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर हर प्रकार के समाधान मिले, जैसे युगल समाधान, कब्रिस्तान, कलश समाधान, जलाने की प्रथा और हाथी के दांत। और धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा, इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने करवाई है, गुजरात में है। और इसका सबसे बड़ा ये जो दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा स्थल है सिंधु सभ्यता का सुरकोटड़ा में यहाँ घोड़े का कंकाल मिला है और कलश समाधान मिला है। तो रंगपुर की जब हम बात करें तो रंगपुर में धान की भूसी मिली है। जैसे यहाँ गुजरात में ये है, यहाँ पर धौलावीरा है, और यहाँ सुरकोटड़ा, ये जो कच्छ वाला एरिया है यहाँ पर सुरकोटड़ा है, और यहाँ रंगपुर है, और ये है लोथल। बनावली जो हरियाणा में है, रंगोई नदी के तट पर है। रविंद्र सिंह ने इसकी खुदाई करवाई थी। यहाँ की जो सड़कें मिले हैं, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें मिली हैं। यहाँ पर नाली नहीं बनी थी, सोख्ता बना हुआ था। यहाँ टेराकोटा का हल मिला है और टेराकोटा का सिक्का मिला है। टेराकोटा का हल और टेराकोटा का सिक्का मिला है। और राखी गढ़ी जो है वो हरियाणा में स्थित है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है वर्तमान में। रोपड़ की जब हम
बात करते हैं, रोपड़ पंजाब में है और सतलुज नदी के किनारे स्थित है। इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने करवाई थी। यहाँ पर आदमी के साथ कुत्ते दफनाए जाने का भी साक्ष्य मिला है। इसी प्रकार साक्ष्य नवपाषाण काल में कश्मीर के बुर्ज होम में भी मिला है, वहाँ भी आदमी के साथ कुत्ते दफनाए जाते थे। कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ होता है चूड़ी, काली रंग की चूड़ी। तो ये राजस्थान में है कालीबंगा और इसका अर्थ होता है काली रंग की चूड़ी। इसकी खुदाई बीके थापड़ और बीबी लाल ने करवाई थी। यहाँ पर चूड़ी मिला है और जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। यहाँ पे कर्म कांड और यज्ञ जैसे साक्ष्य भी मिले हैं। तो अगली क्लास में अब हम मृदभांड पढ़ेंगे। और यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल एके फिलॉसफी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।